हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फोर्स फाइंड करेंगे, देन हम टॉर्क फाइंड करेंगे। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी पोजीशन। आपको दो चार्ज गिवन रहेगा जिसका दोनों मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज का क्या होगा, इक्वल होगा, बट साइन डिफरेंट होगा। देन हमें इस पोजीशन पे आप फाइंड करना है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ का जो एंगल होगा वो क्या रहेगा, थीटा रहेगा। लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था, दो चार्ज गिवन है, दोनों का साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। देन इसी पॉइंट पे, इसी एक्सिस पे आपने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये ब्लैक से हम शो कर रहे हैं। मोमेंट का डायरेक्शन ये है हमारा, हमेशा क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंट माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाते हैं। और इसी एक्सिस, मोमेंट ही के एक्सिस पे आपने फाइंड किया था क्या, ई नेट फाइंड किया था यहाँ। और सेकेंड क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। दो चार्ज गिवन था, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन डिफरेंट है। देन दोनों चार्ज के सेंटर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और हमने फाइंड किया था, ई नेट फाइंड किया था। ओके, यहाँ पे एक पार्टिकुलर पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एक पार्टिकुलर पोजीशन दिया है। यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, और ये थीटा किसके बीच का है, मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल क्या है, ई नेट आपका इधर है, तो मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पे मोमेंट किधर है आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, और ई नेट आपका यहाँ है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, एक इधर है, एक जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे 180 डिग्री है। या जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उस पॉइंट का क्या है, मोमेंट और इस पॉइंट के बीच का एंगल क्या है आपका, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, 90 डिग्री है। बट आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपका मोमेंट किधर से प्लस चार्ज की तरफ, ये रहा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P। ओके, और फाइंड कहाँ करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट पे हम इसे P नहीं मानते, इसे हम M मान लेते हैं। एट पॉइंट M पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, और एंगल कितना है, थीटा एंगल से लेके कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 270 डिग्री, यहाँ पे कुछ भी थीटा का एंगल रहेगा। और ये जो पोजीशन है O से लेके डिस्टेंस गिवन रहेगा, R दिया रहेगा। क्लियर। देन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इफ़ यू नो पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट क्या है हमारे यहाँ पे, पोलर कोऑर्डिनेट, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलर कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा, देन आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। पोलर कोऑर्डिनेट क्या क्या है, तो O पॉइंट से लेके पॉइंट M तक का डिस्टेंस R दिया हुआ है, और O क्या है आपका, दोनों चार्ज के बीच का सेंटर। एंगल क्या है हमारा, थीटा, ये थीटा R है, थीटा यहाँ पे आपका पोलर कोऑर्डिनेट मैंने पहले लिख रखा है, R और थीटा गिवन रहेगा, देन आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, वो है कि आप एंगल कौन सा लोगे। ये भी लोगे थीटा वाला या 180 डिग्री। बहुत स्टूडेंट देखेंगे ओके स्मॉल एंगल है, देन सर हम स्मॉल एंगल लेंगे। अगर आप मान लो यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये, और इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देन आप है ना एंगल कौन सा लोगे, बोलोगे सर स्मॉल एंगल, ये वाली एंगल। मान लो ये एंगल आपका कितना है, ये आपका 120 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो बोलोगे सर 60 डिग्री ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, 60 डिग्री गलत हो जाएगा। आप क्यों गलत होगा समझते हैं। आपको जो एंगल लेना है, एंगल जो लोगे ऑलवेज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जिधर उसका डायरेक्शन होगा, यहाँ पे देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उधर से आप मूव करोगे, ऐसे मूव किया और इस पोजीशन पे पहुंचना है, तो हम ये एंगल लेंगे, ये वाली एंगल लेंगे 120 डिग्री। ओके, अगर माइनस इधर प्लस और इधर माइनस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज कर लो कुछ भी है, और ये रहा, इधर कितना दिया हुआ है 130, इधर कितना दिया हुआ है 50। देन कौन सा एंगल लेंगे हम, ये लेंगे या ये लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन, सॉरी उल्टा दिखा दिया मैंने, डायरेक्शन देखो, ये देखिए माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन है,
माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। देन इस डायरेक्शन से हम मूव करेंगे, इस डायरेक्शन से मूव करेंगे और इस पोजीशन पे पहुंचेंगे और एंगल हम क्या लेंगे एंगल 130 डिग्री एंगल लेंगे। ये वाला हमारा सही होगा, ये वाला हमारा सही होगा, बाकी ये लेना गलत हो जाएगा और ये लेना गलत हो जाएगा। क्लियर? एंगल समझ में आया? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप लोग नोट कर ले। देन अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हमें पॉइंट M पे। अब जो आपका ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या करना है, यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। किस पे परपेंडिकुलर? इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? इस तरह, ये हमारा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। क्लियर दिख रहा है? और ये जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है इस लाइन पे है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को, एक मिनट, हम उस लाइन ही पे इसे ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोग को आसानी हो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P है। अब क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स एक्सिस पे होगा, एक वाई एक्सिस पे होगा। इसे सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस, इसे सपोज कर लेते हैं वाई एक्सिस। देन इधर क्या होगा हमारा, इस लाइन पे थीटा, दोनों के इस मोमेंट और यहाँ तक का एंगल थीटा, तो इधर क्या होगा हमारा P cos थीटा, और इस लाइन पे क्या होगा हमारा P sin थीटा। यहाँ पे हम लिखेंगे P sin थीटा। अब हमारा मोमेंट ब्रेक हो गया, एक तो एक्स इस एक्सिस पे हुआ, दूसरा ये वाली एक्सिस पे हुआ। दो मोमेंट मेरे पास है, तो इस दोनों मोमेंट के थ्रू यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों मोमेंट के थ्रू ये वाला मोमेंट और ये वाला इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इस दोनों मोमेंट के थ्रू इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब कैसे निकालना है? काफ़ी आसान है। अब आधा स्टोरी कर चुके हो तो यहाँ पे ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? इस एक्सिस पे है, इधर जा रहा है, ठीक। और आपको फाइंड कहाँ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड? इस पॉइंट पे फाइंड करना है। इस डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लस माइनस से प्लस इधर है, और ई नेट कहाँ पे फाइंड कर रहे हो? इस पोजीशन पे फाइंड कर रहे हो। देन ई नेट इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? ई नेट इक्वल टू 2kp/r³, जिसे हम ई एक्सियल भी कहते हैं। क्लियर? मोमेंट यहाँ पे P है, देन हम P लिए हैं। यहाँ पे मोमेंट क्या है हमारा? P cos थीटा है, तो हम क्या लिखेंगे? ई एक्सियल के लिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं ई एक्सियल 2kp के जगह पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे r³, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r³ है, और P की जगह पे हम लिखेंगे P cos थीटा। और ये ई एक्सियल का डायरेक्शन किधर होगा? ई एक्सियल का डायरेक्शन ये रहा, इसे हम ई एक्सियल कहेंगे। क्लियर? ई एक्सियल ई वैल्यू आपने देखा यहाँ पे, कहाँ से वैल्यू निकला? तो पहला वाले स्टेटमेंट, पहला वाला जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, एक और मोमेंट है मेरे पास P sin थीटा, दोनों मोमेंट का काम करना है यहाँ पे। अब ये मोमेंट देखो इस लाइन पे है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट फाइंड करना है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट जो ड्रॉ है इस लाइन पे, ये क्या? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इधर है, ये आपका P है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सपोज कर लो इस लाइन पे है, और ये पॉइंट पे आप क्या कर लो? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो हो। और ये क्या है? मोमेंट पे परपेंडिकुलर है, मोमेंट पे परपेंडिकुलर है, और ई नेट इधर है, P आपका मोमेंट इधर है। देन हम इसका वैल्यू क्या लिए थे? माइनस लिए थे। क्यों माइनस लिए थे? ई नेट इधर है, मोमेंट इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। देन हमने माइनस का यूज यहाँ पे किया था। मोमेंट आपका देखो ऐसे जा रहा है, इसी मोमेंट पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की, और इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए, जिसे हम ई परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो उस कंसेप्ट को थोड़ा यहाँ पे लाओ। P sin थीटा है, क्लियर दिख रहा है, और ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। देन यहाँ पे क्या होगा आपका? ई परपेंडिकुलर होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? P के जस्ट अपोजिट
ई नेट, ई परपेंडिकुलर क्या है, ई नेट ही को हम कह रहे हैं। ये आपका जो यहाँ पे ई नेट है, यही आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, जस्ट अपोजिट है। तो हम यहाँ पे इस तरह ड्रॉ कर जस्ट इसका अपोजिट होगा, ये रहा। अब आपका सही हो गया डायग्राम, ये डायग्राम सही हुआ। इसे हम लिखेंगे ई परपेंडिकुलर। इस मोमेंट के थ्रू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और पी कॉस थीटा मोमेंट, देखो हम मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वहाँ पे ओनली पी है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, पी को ब्रेक किए, पी कॉस थीटा में, पी साइन थीटा में। तो इस पी को, इस ये वाली जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई ए है और एक आपके पास ई परपेंडिकुलर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा। ई परपेंडिकुलर का वैल्यू 2k, क्या लिखा हुआ, सॉरी के पी बाय आर क्यूब। यहाँ पे मोमेंट p था, देन हमने p लिखा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना, p साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, p साइन थीटा। तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू के पी साइन थीटा। क्लियर। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों का हमें ई नेट निकालना है। तो ई नेट क्या होगा हमारा, ये हुआ ई नेट, ये वेक्टर, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे, ई नेट। ये जो रिजल्टेंट होगा यही दोनों का क्या होगा, समेशन या वैल्यू होगा। अब ई नेट कैसे फाइंड करना है, काफ़ी आसान है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में जो पढ़ा होगा आप लोगों ने, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई कर देते हैं। तो ई नेट इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ई नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट अंडर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो रिजल्टेंट निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब यहाँ पे भी हम वही रूल अप्लाई करेंगे, ई एक्सियल का होल स्क्वायर, ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस 2e ई परपेंडिकुलर कॉस थीटा। अब थीटा के जगह पे क्या लेना है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ये इस पे ई ए पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90 डिग्री। अब जैसे, और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई नेट इक्वल टू आपका क्या होगा, ई ए का होल स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। अब ई ए का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ई परपेंडिकुलर का वैल्यू पुट करेंगे। ई ए का वैल्यू क्या है, ई एक्सेल, जिसे हम ई ए कह रहे हैं। ई ए का वैल्यू 2k p कॉस थीटा बाय आर क्यूब। आर क्यूब क्या था, पॉइंट से जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो वो है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, रूट अंडर 2k p कॉस थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4k स्क्वायर p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर पे पावर 6 प्लस पर ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। देन इस पे भी होल स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर पे पावर 6। अब जो कॉमन टर्म है उसे हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं। ओके, रूट से बाहर निकालेंगे डायरेक्ट। यहाँ से देखो के पी बाई आर पे पावर 6, के पी बाई आर पे पावर 6, इसे हम कॉमन ले रहे हैं। के स्क्वायर पी स्क्वायर बाय आर पे पावर 6 दिख रहा है यहाँ तक पे, इनटू स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं, बचा क्या अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये 4 भी रह जाएगा। तो 4 हम एक मिनट इसको इरेज करके फिर से लिखते हैं, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब के स्क्वायर पी स्क्वायर बाय आर पे पावर 6, इसे हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ओनली के पी बाय आर पे पावर 3। क्लियर। ये टर्म को बाहर निकाल लिए रूट से।
रेस्ट कितना रह गया हमारा, लेफ्ट कितना रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा के टर्म में चेंज कर दें। तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाए आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम रखेंगे, क्या रखेंगे 1 माइनस, यहाँ पे लिख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लेफ्ट रह जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे सब्सट्रैक्ट होगा तो बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए स्टेप बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास इससे जगह कम है। देन ई नेट इक्वल टू, फाइनल जो आ रहा है ई नेट इक्वल टू के पी, ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर है, बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका एक रिलेशन तैयार हो गया। अब आपको फाइंड करने दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड तो काफ़ी आसानी से फाइंड कर लोगे। तो इसे आप लोग पॉज करके अच्छे से समझ के लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए ये अल्फ़ा हमें पता होना चाहिए, ये अल्फ़ा इस ई नेट का डायरेक्शन बताएगा। ओके, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर आप इस डायग्राम को हम यहाँ पे क्लियर बना रहे हैं, यहाँ पे आप ई एक्सियल है, ओके, और ये ई परपेंडिकुलर है, ये आपका ई नेट है और ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा आपको फाइंड करना है, ये ई नेट। इस परपेंडिकुलर वेक्टर ई जो आपका ये वेक्टर है, हम यहाँ पे रिमूव करके, यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लिख सकते हैं, वेक्टर का रूल है। तो हम इसे उठा के यहाँ पे ला रहे हैं, ई परपेंडिकुलर, यहाँ से हम इसे रिमूव कर रहे हैं, ये हमने रिमूव कर दिया। अब ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये इसका अगर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस है। tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, tan अल्फ़ा हम यहाँ पे अगर लगाएं तो क्या होगा, tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या क्या है आपका, ये है टर्म, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर के जगह पे ये ई परपेंडिकुलर, बेस के जगह पे ई एक्सियल। अब आप क्या करो, इसका वैल्यू पुट करो और इसका वैल्यू पुट करो, देन आप आंसर फाइंड कर लोगे। ई परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या था, के पी बाय आर क्यूब। ये वैल्यू जब कब लेते थे, जब मोमेंट का वैल्यू ओनली पी दिया रहे। अब यहाँ पे मोमेंट का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, पी साइन थीटा, परपेंडिकुलर के लिए पी साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी साइन थीटा। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। डिवाइडेड बाय ई एक्सेल का क्या फार्मूला आया था, 2kp बाय आर क्यूब, और इस p के जगह पे क्या था, वो तो एक सिंगल मोमेंट p के लिए था। यहाँ पे मोमेंट क्या है आपका p cos थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p cos थीटा। अब जो यहाँ से कट रहा है उसे हम क्या करेंगे, काट देंगे, ये कटेगा, ये कटेगा, ये सब कट जाएगा। ओके, क्या रह गया, लेफ्ट क्या रह गया आपका, tan अल्फ़ा इक्वल टू हाफ tan थीटा, और ये आपका डायरेक्शन डिसाइड करेगा। यही यहाँ से आप डायरेक्शन फाइंड कर लोगे। क्लियर, ये थीटा एंगल किसके किसके बीच का एंगल है, तो ये वाला मोमेंट और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उसके बीच का एंगल है। क्लियर, अब क्लियर हो गया डायरेक्शन, और आपने ई नेट का वैल्यू निकाला था ये। अब इसमें केस हम देखते हैं क्या क्या केस बनेगा। ई नेट का फॉर्मूला क्या है, के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट दिया है r और 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है। देन ई नेट का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ई नेट इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। r का वैल्यू यहाँ पे पुट, r है तो यहाँ पे r रहने देंगे। थीटा का वैल्यू 0 है तो पुट करेंगे यहाँ पे 0। cos 0 इक्वल टू क्या होगा, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे ई नेट इक्वल टू हमारा क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। देन 2kp बाय आर क्यूब। क्लियर, आ गया ई नेट।
और यही ई नेट जो आपका, यही तो ई एक्सेल है। ई एक्सेल का फॉर्मूला यही तो निकला था जब आपने माइनस चार्ज और प्लस चार्ज इस तरह पुट किया था, और ये आपका मोमेंट का डायरेक्शन है ई एक्सेल। यहाँ पे ई नेट जो फाइंड किया था क्या था, यही तो था। सेम आया, यहाँ से प्रूफ हो गया कि आपने जो रिजल्ट फाइंड किया वो आपका सही है। और एग्ज़ाम में अगर आ गया तो तुरंत आप बना देंगे, 1 मिनट में, मिनटों, विदिन ए मिनट आप फाइंड कर सकते हो। सेकेंड केस क्या है, यहाँ पे ई नेट रख रहे हैं। ई नेट का फॉर्मूला क्या आपने फाइंड किया है, KP/R क्यूब √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। पोलर कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, आर लेंथ की जगह पे R दिया हुआ, और एंगल क्या है थीटा 90 डिग्री। पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, देना आसानी से आप फाइंड कर लोगे। ई नोट कुछ नहीं है, यहाँ पे पुट कर रहे KP/R क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 90 डिग्री रखेंगे, 90 डिग्री रखें यहाँ पे प्लस 1। cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। रूट के अंदर क्या रह गया, ओनली √1, √1 का 1 हो जाएगा। तो हमारा ई नेट का वैल्यू क्या आएगा, KP/R क्यूब। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो, ये किस चीज़ का फॉर्मूला निकला, इक्वेटोरियल का, ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला निकला। क्या था, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज दिख रहा है, दोनों के बीच का यहाँ पे मोमेंट P है। इसके सेंटर पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और ई नेट का वैल्यू, ये जो ई नेट है यही तो आया था, ई नेट या ई परपेंडिकुलर सेम है। प्रूफ हो गया कि आपका जो फार्मूला है सही है, आप विदिन अ मिनट बना लोगे। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। ओके, मैंने पहले से यहाँ पे ड्रॉ कर दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल है, स्ट्रेट है, और जितने सारे लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ये वाली इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। देन इसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक प्लस चार्ज रखेंगे और एक माइनस चार्ज पुट करेंगे। यहाँ पे हम रखे माइनस चार्ज पुट किया, Q1 से डिनोट किए। यहाँ पे हम पुट किया प्लस Q2 चार्ज, यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L है। ये भी डिस्टेंस इक्वल है, ये भी डिस्टेंस इक्वल है। मैग्नीट्यूड इसे हम Q कहते हैं, ये वाली मैग्नीट्यूड और ये वाली चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ये पॉइंट चार्ज 1 सपोज कर रहे हैं, इसे हम पॉइंट चार्ज 2 सपोज कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ध्यान से सुनो, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और आपका साइन डिफरेंट है, देन यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल अप्लाई हो सकता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, और हम इसे P से डिनोट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मोमेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई स्मॉल चार्ज पुट करते हो तो क्या होता है। लेक्चर नंबर 5 को आप लोग रिकॉल करो, उसमें मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में अब जैसे ही एक स्मॉल चार्ज प्रोड्यूस करोगे क्या होगा, जैसे ही रखोगे, पुट करोगे स्मॉल चार्ज को, तो उस पर फोर्स क्रिएट होता है, फोर्स ऑन चार्ज। उस चार्ज पे फोर्स लगने लगता है जिससे वो मूव हो जाता है। देन यहाँ पे भी क्या होगा, चार्ज है तो यहाँ पे फोर्स क्रिएट होगा, और फोर्स का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर रहेगा। दोनों का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, और इसे हम F2 से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस चार्ज है तो यहाँ पे भी फोर्स क्रिएट होगा, बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, तो इधर फोर्स का डायरेक्शन ये आपका होगा F1। F2 इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू E। याद है फॉर्मूला, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज रखते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स उस चार्ज पे लगने लगता है, देन फोर्स इक्वल टू QE लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू QE लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम F1 इक्वल टू QE लिखेंगे, और हम यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं। ये इस जगह पे हम माइनस भी लिख सकते हैं। माइनस क्यों लिख रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए, ठीक है। बट यहाँ
यहाँ पे अभी हम रिमूव कर रहे हैं, माइनस आप लिख सकते हो माइनस क्यू। यहाँ पे तो क्लियर पता चल रहा है, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन जस्ट इसका अपोजिट है, दोनों अपोजिट अपोजिट है। अब थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो ये आपका सिस्टम है, ये आपको पूरा सिस्टम है। इस सिस्टम पे अगर एफ नेट निकालोगे तो कैसे निकलेगा? एफ नेट इजकल टू एफ नेट F2 प्लस F1। F2 का वैल्यू इक्वल है F1 के वैल्यू के इक्वल है, दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। एक लेफ्ट है तो एक राइट है, तो क्या होगा? दोनों कट जाएगा, दोनों कट जाएगा तो देन हमारा एफ नेट इजकल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे भी यहाँ पे F2 का वैल्यू रखो, क्या होगा? QE। यहाँ पे अगर रखोगे QE और एक F2 यहाँ पे है ना, F1 का वैल्यू माइनस QE होगा। यहाँ पे माइनस भी पुट कर सकते हैं, माइनस क्यू का चार्ज यहाँ पर पुट किया, और ऐसे भी अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। एफ नेट इजकल टू क्या होगा? 0 हो जाएगा। एफ नेट इजकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि सिस्टम में, इस सिस्टम में टोटल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नेट फोर्स ऑन एन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ओके क्लियर? यहाँ पे ये सेंटेंस लिख दिया है पहले ही से। सेकेंड लाइन क्या है हमारा, ये नोट करके आप लोग लिखना, वाइल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? इधर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देन इस केस में आपका एफ नेट 0 आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। मे और मे नॉट बी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये छोटा सा पॉइंट था, आप लोग इसे राइट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क हमें फाइंड करना है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले से बना लिया। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एक L लेंथ का, यहाँ सेंटर O से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L है, और ये भी रड का लेंथ L है। ओके, एक पॉइंट पे मैंने चार्ज प्लस Q रखा, दूसरे पॉइंट पे चार्ज मैंने माइनस Q रखा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन या साइन का है अलग अलग है। क्लियर? तो इस पॉइंट चार्ज के, जो ये वाली पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के थ्रू जो हमारा फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इधर होगा। फोर्स F इजकल टू, अगर सपोज कर लो ये 1 है, ये पॉइंट चार्ज आपका 1 है, ये पॉइंट चार्ज आपका 2 है। F1 इजकल टू यहाँ पे क्या होगा? QE होगा। यहाँ पे भी फोर्स प्रोड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने माइनस चार्ज पुट किया है, तो ये चार्ज भी क्या क्रिएट करेगा? यहाँ पे इस चार्ज के थ्रू भी फोर्स क्रिएट होगा, और इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो F2 इजकल टू हम यहाँ पे लिखेंगे QE। अब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक फोर्स इधर है और दूसरा फोर्स आपका अपोजिट है। ओके, अब इस रड को क्या करेगा? ये प्रेस करेगा, इस पर फोर्स लगेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा। जब जैसे ही इसमें टर्निंग इफेक्ट आएगा तो वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है। आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था? ये रड लिया मैंने, आर लेंथ का यहाँ पे मैंने रड लिया और इसे किसी एक पॉइंट से फिक्स किए हुए हैं। देन उस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? मूव कर जाएगा, ये मूव कर जाएगा, और आर का डायरेक्शन क्या होगा? इधर आएगा। आर का डायरेक्शन इधर F, तो आर क्रॉस F ये क्लॉकवाइज, CL के क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ओके, क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। अब ये कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे? टॉर्क फाइंड करने के लिए। फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब हमें चाहिए यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, तो क्या करेंगे हम? ये जो आपका पाइवट पॉइंट है यहाँ पे फिक्स है, इस L को हम ब्रेक करेंगे। एक इधर इसका कंपोनेंट टूटेगा, क्या होगा? L cos थीटा। एक इधर कंपोनेंट ब्रेक होगा, क्या होगा यहाँ पे? L sin थीटा।
क्लियर। एक L cos थीटा, एक L sin थीटा। ये फोर्स इस चार्ज पे लग रहा, फोर्स का इसे हम और आगे ऊपर तक ले जाएं, कोई आपत्ति नहीं, ये इधर जा रहा है, ये फोर्स ये लगा, ये फोर्स इधर जा रहा है। अब देखो ये फोर्स इधर जा रहा है, ये लेंथ L sin थीटा का लेंथ इधर है, ये रहा लेंथ यहाँ तक है, यहाँ तक सपोज कर लो, और इसका डायरेक्शन आगे तक, डायरेक्शन अगर देखोगे तो क्या होगा, आगे तक है। अब L sin थीटा और F, ये R क्रॉस F आपको लग रहा है, R क्रॉस F, तो यहाँ से टॉर्क आप निकाल लोगे, τ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R क्रॉस F1। τ1 इक्वल टू क्या है, R आपका क्या है, L sin थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे L sin थीटा, और F का वैल्यू हम लिखेंगे, क्या है F का वैल्यू, QE, तो यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं F का QE। क्लियर, τ1 समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसका डायरेक्शन तो समझना पड़ेगा कि क्या होगा, R से F, ये हमारा R है, ये लेंथ है, लेंथ ये लेंथ है, ऐसे रखो R है, ठीक है। R से F कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, हाथ का डायरेक्शन देखो इस तरह, R से F की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे τ इधर होगा, τ1, ये τ1। क्लियर। और τ1 का डायरेक्शन क्या है आपका, क्लॉकवाइज है, CLK क्लॉकवाइज। क्लियर, τ1 समझ गया। अब इस पॉइंट चार्ज का कहानी देखें, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इस L cos थीटा को ब्रेक कर देंगे। एक तो आपका L cos थीटा होगा, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, और इधर आपका क्या होगा, L sin थीटा। अब इस L sin थीटा का डायरेक्शन इस तरह आगे की तरफ गया हुआ, फोर्स आपका ये है L sin थीटा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये है, और परपेंडिकुलर फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अब आपको अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला R क्रॉस F ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पे आपका R क्या है, ये है, यहाँ पे हम अपना थंब रखे, इधर ऐसे चलेंगे, ये रहा R, और F इधर मुड़े, तो R क्रॉस F, टॉर्क हमारा क्या है, टॉर्क इधर ऐसे मुड़ रहा है, तो ये हमारा τ2 है, और ये भी क्या है, क्लॉकवाइज है, ये भी आपका क्लॉकवाइज है। ये वाले भी टॉर्क क्लॉकवाइज, ये वाला भी टॉर्क क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ पे τ2 का वैल्यू लिखेंगे। τ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे L sin थीटा कहाँ गया, ये रहा L sin थीटा, R के जगह पे L sin थीटा, और आपका जो फोर्स है, फोर्स क्या है, F2, यहाँ पे हम F2 लिख रहे हैं, ऐसे थोड़ा और बढ़ा दे, L sin थीटा इंटू F1, इसे भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ताकि बहुत किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हो। टॉर्क का क्या फार्मूला था, R क्रॉस F2, यहाँ पे लिखेंगे। R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लो, ये वाली R है L sin थीटा, फोर्स का वैल्यू F2 रखेंगे। F2 का वैल्यू क्या है आपके पास, F2 इक्वल टू L sin थीटा, और F2 का वैल्यू QE। एक टॉर्क ये है आपके पास, दूसरा टॉर्क ये है, ये भी आपका क्या है, क्लॉकवाइज में, CLK क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज में है। अब सपोज कर लो ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम के अंदर जो रड रखा है, उस रड पे टोटल टॉर्क कैसे निकालेंगे, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, दोनों का समेशन होगा, तो हम लिखेंगे τ नेट इक्वल टू τ1 प्लस τ2। τ1 का वैल्यू आपने फाइंड कर चुका है, τ2 का वैल्यू फाइंड कर चुका है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, आसानी से आप आंसर, आसानी से रिलेशन निकल आएगा। τ1 का वैल्यू ये रहा L sin थीटा, हम इसे इस तरह लिख रहे हैं QEL sin थीटा, प्लस τ2 का वैल्यू QEL sin थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेट τ इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं नेट τ इक्वल टू 2QEL sin थीटा। क्लियर। इस डायग्राम में आपका मोमेंट किधर लग रहा है, माइनस से प्लस की तरफ, ये आपका डायपोल लग रहा है, जिसे हम P से डिनोट किए हैं। अब देखो P इक्वल टू क्या होता है,
क्योंकि P इजकल टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इजकल टू आप लोग को पता है Q इंटू 2L, Q इंटू 2L। दोनों चार्ज का कोई किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये वाली चार्ज और ये वाली चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ 2L, तो वही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगा। अब ध्यान से देखो आपका ये Q, देखो Q है, 2 है, L है, Q है, 2 है, L है, तो इतना ये इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट हो, बता दो। तो हम P लिखेंगे, P E साइन थीटा। क्लियर? ये हमारा वेक्टर है, वेक्टर के फॉर्म में है। अब इसके आगे स्टेप चलते हैं। अब इसके आगे स्टेप क्या चल सकते हैं? आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा, ये आपका वेक्टर A है, ये आपका वेक्टर B है। क्लियर? एंगल थीटा दिया रहेगा। देन अगर हमें A क्रॉस B फाइंड करना हो तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? A क्रॉस B चलेंगे हम, A क्रॉस B ऐसे चलेंगे तो इधर आपका आउटवर्ड आएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B इजकल टू AB साइन थीटा। और यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन बता रहा है, हम डायरेक्शन लिख सकते हैं आउटवर्ड यहाँ पे, तो हम लिख देते हैं आउटवर्ड। अब ये कंसेप्ट थोड़ा यहाँ पे लगाओ तो कुछ सिमिलरिटी दिखा। ये भी वेक्टर फॉर्म है, P भी वेक्टर है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, P E साइन थीटा, A B साइन थीटा। कुछ आ रहा है? दोनों में सिमिलरिटी आ रही है। देन हम इसे लिखेंगे P क्रॉस E लिख सकते हैं, P क्रॉस E लिख सकते हैं। और इसका डायरेक्शन क्या होगा? टॉ का डायरेक्शन क्या होगा? ये वाली पहले वाली क्या है? टॉ 1 क्लॉकवाइज है, सेकेंड क्या है? ये भी इधर मुड़ रहा है, क्लॉकवाइज है। तो आपका नेट भी जो होगा क्या होगा? नेट टॉ वो भी क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा, CLK क्लॉकवाइज। क्लियर? अब हम ऐसे भी देख सकते हैं A क्रॉस B, जो हम यहाँ पे कंसेप्ट लगाए थे A क्रॉस B, यहाँ पे भी हम देखेंगे P हमारे क्या इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर इधर है, तो P से हम E चलेंगे, P क्रॉस E चलेंगे तो हम किधर मूव करेंगे? P क्रॉस E हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, P क्रॉस E। अच्छे से समझने के लिए आपका P है, क्लियर? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, P क्रॉस E क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं P क्रॉस E। आपका टोटल सिस्टम टॉर्क भी क्या चल रहा है? क्लॉकवाइज। ध्यान दो, टोटल नेट टॉ भी आपका क्लॉकवाइज, अगर और हम P क्रॉस E करें तब भी हम क्लॉकवाइज। तो ये लिखना ज़्यादा करेक्ट होगा, P क्रॉस E। बहुत जगह लिखा रहेगा टॉ इजकल टू E क्रॉस P, तो क्या ये E क्रॉस P हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अब E क्रॉस P देखो, E क्रॉस P आउटवर्ड चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। ये आपका सिस्टम किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो ये आपका रिजल्ट क्या होगा? सही होगा, P क्रॉस E। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। तो इसे नाउ तो अब हम टॉर्क फाइंड करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करेंगे और मिनिमम टॉर्क फाइंड करेंगे। यह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, ओके। या आप इसे केस भी बना के लिख सकते हो, 1 केस या 2nd केस। जनरली क्वेश्चन आता है व्हेन टॉर्क इज मैक्सिमम ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सेम इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क जो है वो मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला आप लोग को पता है, फाइंड कर लिया क्या होता है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी P क्रॉस E होता है। टॉर्क को और कैसे लिख सकते हैं? P इंटू E साइन थीटा। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है P E साइन थीटा, जब साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम किस वक्त होता है? साइन थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू अगर आपका कितना दिया रहे? 90 डिग्री रहेगा, देन साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा।
तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। ओके, अब क्या करना है, और थीटा होता है क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर लास्ट में नहीं बताया तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुन ले। थीटा जो हमारा होता है, ये एंगल जो होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है और डायपोल मोमेंट का क्या रखना है, दोनों के बीच में 90 डिग्री। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे एक प्लस चार्ज लेंगे, ये प्लस चार्ज, यहाँ पे हम माइनस चार्ज पुट किया। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस L है। देन इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ इसका इलेक्ट्रिक पोल का डायरेक्शन होगा। अब देखो यहाँ का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। देन यहाँ पे हम 90 डिग्री रखेंगे, देन तो क्या होगा, टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे, ये क्लियर हो गया। तो ये वाले स्टेप में क्या कह रहा है, मिनिमम आपका टॉर्क कब होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E और टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होता है, साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम कब होगा, या तो 0 डिग्री पे होगा या 180 डिग्री पे होगा। यहाँ पे दो केस बनने वाला है, थीटा का 0 पे भी और 180 डिग्री पे क्या होता है वैल्यू, साइन 0 हो जाता है, टॉर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। कब 0 हो जाएगा, एकदम मिनिमम वैल्यू टॉर्क का 0, इससे मिनिमम तो नहीं हो सकता है। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहे और 180 डिग्री रहे तो क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, साइन 180 0 हो जाएगा। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा टॉर्क भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो थीटा 0 है और ये थीटा क्या डिसाइड करता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल। अब देखो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच एंगल क्या करना है हमें, पहले फर्स्ट केस में थीटा इक्वल टू 0 कर रहे हैं, ठीक। P एंड E के एंगल, दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 डिग्री। तो ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे रखा मैंने माइनस चार्ज, यहाँ पे रखा प्लस चार्ज, मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस। अब देखो मोमेंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में है, दोनों के बीच में क्या एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, टॉर्क इक्वल टू PE साइन 0 इक्वल टू टॉर्क 0 हो जाएगा। ओके, जब इसमें टॉर्क लग ही नहीं रहा तो ये हमारा सिस्टम, ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम। क्लियर। ये वाले केस में देखते हैं P और E के बीच का एंगल कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे करेंगे माइनस चार्ज पुट, यहाँ पे करते हैं प्लस। अब इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन देखो, माइनस से प्लस, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा एंगल। जब 180 डिग्री होगा तो टॉर्क यहाँ पे, यहाँ टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, PE साइन 180 डिग्री, टॉर्क इक्वल टू 0। ये भी आपका वैल्यू मिनिमम होगा। तो इस सिस्टम में, ये जो आपका सिस्टम है, ये सिस्टम है, इस सिस्टम में टॉर्क लग ही नहीं रहा है, यानी कि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ये भी इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, ये भी इक्विलिब्रियम है, ये भी इक्विलिब्रियम है। अरे दोनों सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, दोनों जगह टॉर्क 0 हो रहा है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इसमें, क्या है डिफरेंस, इस डायग्राम में देखो, जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी है, सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है। देन इस सिस्टम को हम कहेंगे स्टेबल कहेंगे, क्या कहेंगे, स्टेबल कहेंगे।
यहाँ पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में राइट है, जस्ट इसके अपोजिट क्या आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, दोनों एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है तो इक्विलिब्रियम में, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इसे कहेंगे अनस्टेबल, कहेंगे अनस्टेबल। क्लियर? अब आप लोग इसे अच्छे से समझ के लिख लें, और आज के क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर नया टॉपिक लेके हम आएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।